और आपने PIL के माध्यम से या बहुत से ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो आपने अवतार एसोसिएशन में वकालत करने के साथ साथ आपने किया। मैंने आप सभी को, आपका जितने भी अधिवक्ता साथी इसमें यहाँ सभागार में मौजूद हैं, वो सब आपको व्यक्तिगत जानते हैं, आपकी कार्यशैली के बारे में जानते हैं। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि 2011-12 में, वैसे तो आपको बहुत पहले से मैं जानता हूं, लेकिन 2011 में राम जन्मभूमि जो मंदिर है उसके पहले एक रंगमहल मंदिर है। रंगमहल मंदिर के पुजारी से मेरी बात हुई, उनके मंदिर के सामने एक्सरे मशीन लग रही थी सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए। तो हमने एक मुकदमा फाइल किया और कोर्ट नंबर 2 में उस समय ऑनरेबल जस्टिस, रिटायर्ड जस्टिस प्रदीप कांत साहब बैठते थे। तो मुकदमे में बहस हुई। तो जो रंगमहल मंदिर के महंत थे, चीफ ट्रस्टी जो हैं, वो उन्होंने मुझसे कहा, क्योंकि वो आदरणीय योगी जी जो मुख्यमंत्री इस समय वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के, उनके गुरु भाई रामशरण दास जी, तो उन्होंने कहा क्यों ना सीबी पांडे सर को इसमें ले लिया जाए। तो हमने कहा भाई इससे अच्छी क्या बात होगी, सीनियर है। तो मैं पहली बार सर के चैम्बर 2010 में रामशरण दास जी के साथ गया। आपने वो मुकदमा किया और मुकदमा बिना पैसा लिए आपने कार्य किया और महंत जी का कार्य हुआ। तब से मैं सर को जानता हूं। सर हमेशा बार एसोसिएशन के लिए भी, अभी आप लोगों को, कुछ लोगों को कम जानकारी होगी, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि चुनाव के दरमियान में सर के यहाँ गया था तो सर ने बताया कि कैट बार एसोसिएशन का चुनाव भी बहुत दिनों से नहीं हो रहा था, उसमें भी आपकी प्रमुख भूमिका थी। बाद में कंटेम्प्ट फाइल किया। तो हमेशा अधिवक्ता समाज के लिए और गांव सरकार का इंप्लीमेंटेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 243 में दिया गया उसका कैसे किया जाए, तो आज के जो प्रमुख वक्ता हैं वो सीबी पांडे सर हैं। आपका मैंने संक्षिप्त परिचय बताया और अब मैं उनको अवध बार एसोसिएशन की तरफ से, कार्यकारिणी की तरफ से, अधिवक्ता समाज की तरफ से उनको शुभकामनाएं देता हूं कि सर आप ऐसे कार्य करते रहें, हम सब आपके साथ हैं। जहां अवध बार एसोसिएशन की आपको जरूरत होगी, अवध बार एसोसिएशन आपके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय पांडे सर को मंच की तरफ बुलाना चाहता हूं कि आप आए और गांव सरकार के बारे में, अपने बारे में, गांव सरकार जो संवैधानिक अधिकार देती है उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, उसके इंप्लीमेंट होने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है आज की डेट में समाज में कि किस चीज से सबसे ज्यादा लोग लाभान्वित होंगे। हमको वो कार्य करना है कि जिससे ज्यादा लोग लाभान्वित हों, जिससे समाज का उत्थान हो सके। अभी हमसे कई मीडिया बंधुओं ने, कई अधिवक्ता साथियों ने बताया कि जो इंजीनियर्स एसोसिएशन का प्रोग्राम कराया था सर ने, कई ऐसे सामाजिक प्रोग्राम हमेशा सर के होते रहते हैं। लाइव के माध्यम से भी मैं जुड़ा रहता हूं सर से, सर का आशीर्वाद भी हम सब लेते रहते हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं सर को मंच की तरफ बुलाना चाहता हूं कि आप आए मंच पर। और सर अभी किताब जो आप भेंट करना चाहते हैं आदरणीय अध्यक्ष जी को, और अभी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी आ रहे होंगे, किताब भी लेट होगी। पहले तो मैं ये निवेदन करता हूं कि आप आए और गांव सरकार 243 को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए या 243 के बारे में बारीकियां क्या है, आप आए और आप अपने अधिवक्ता साथियों को संबोधित करें। आप सभी से निवेदन है कि खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट से सर का स्वागत करें। जब माइक ठीक करें। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं अवध बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री त्रिकाटी जी
और महामंत्री श्री मनोज मिश्रा जी को इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि हमें ऐसे विषय पर जो बहुत लोकप्रिय विषय नहीं है, आजकल लोकप्रिय विषय बहुत सारे विषय होते हैं, ऐसे विषय पर लेकिन है वो संवैधानिक विषय। ऐसे विषय पर भी उन्होंने हमें ये अवसर दिया कि अवध बार के सभी सम्मानित सदस्यों के बीच अपनी बात कह सकूं, तो मैं पुनः उनको धन्यवाद देता हूं। दूसरा मेरा यहाँ अवध बार के उन तमाम सदस्यगण को धन्यवाद के साथ उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ऐसे विषय पर उत्सुकता दिखाई और इस विषय पर हमें सुनने के लिए उन्होंने भी यहाँ उपस्थित हुए और अपना समय दे रहे। मैं उनके प्रति बहुत बहुत आभारी हूँ। देखिए, ये विषय जो मैं सीधे विषय पर आता हूँ, ये जो गांव सरकार का जो शब्द है वो आपसे उसे थोड़ा अपरिचित होंगे। बाकी आप सभी विद्वान अधिवक्तागण हैं, आपको मालूम है कि संविधान में ग्राम पंचायत की बात कही गई है। कहीं ग्राम सरकार का शब्द का कहीं इस्तेमाल संविधान में और कहीं भी इस रूप में कहीं उसकी उल्लेख नहीं किया। ग्राम पंचायत को अनुच्छेद 243 में, जैसा कि पार्टी जी ने जिक्र किया, अब मैं क्यों आपको ग्राम सरकार की बात आपके सामने रखना चाहता हूं और क्यों मैं चाहता हूं कि अधिवक्ताओं के सामने बात कहूं। अधिवक्ताओं के सामने बात कहने का कारण यह है कि मैं लगभग पिछले 25 सालों से इस बात को कहना चाहता हूं कि जो गांव पंचायतें हैं वो वास्तव में संविधान की मंशा के अनुसार वो एक तरह से सरकार है, गांव सरकार है। लेकिन इसमें कोई नहीं समझता। बड़े बड़े विद्वान, IAS अधिकारी, राजनीतिक लोगों की तो बात ही मत करिए, जब बड़े बड़े जो व्यवस्था में बैठे हैं वो लोग नहीं समझ पाते हैं, तो आप ये उम्मीद करिए कि मंत्री और मुख्यमंत्री इस बात को समझ जाए, ये करीब करीब असंभव जैसी बात। और मैं कोशिश कर रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, फिर भी कोई समझ नहीं। तो मैंने थोड़ा प्रयास किया कि हमारे देश के अधिवक्ता समाज एक समय था कि देश की गुलामी, पहले जब गुलामी की बात कही जाती तब भी लोग समझ नहीं पाते थे, तो अधिवक्ता आगे आके और उन्होंने बताया कि गुलामी का क्या मतलब है और आज़ादी का क्या मतलब। उसी तरह आप मैंने ये समझा कि शायद अधिवक्ताओं को समझ सको तो वो उनके सामने बात रखती तो वो समझ सकें कि ये ग्राम पंचायत और ग्राम सरकार का क्या महत्व है, उनके सामने आ जाए। तो मैं सैकड़ों गोष्ठियों में अपनी बात समझा चुका हूँ, लोगों को समझ में उतना आता नहीं, इसलिए मैंने ये किया कि थोड़ा अधिवक्ताओं के बाद बीच में जाऊँ। खास करके और बार एसोसिएशन तो बहुत ही सक्रिय ऊर्जावान एसोसिएशन है और सक्रियता नहीं, इसके ऊर्जावान अध्यक्ष भी हैं और ऊर्जावान महामंत्री भी हैं। तो इन ऊर्जावान लोगों के सामने और सदस्यों के सामने बात करें। देखिए, ये हमारा देश जो है ना, कोई ये देश में ग्राम पंचायत कोई नई संस्था नहीं है। ये हमारा भारत की जो व्यवस्था थी, प्राचीन व्यवस्था, उसमें ग्राम तंत्र, जिसको वो बोला जाता था कि गांव का अपना अलग तंत्र ही होता था, विभिन्न नामों से था। गणतंत्र था, ग्राम का गणतंत्र, और कहीं कहीं अपने स्थानीय भाषाओं में था। लेकिन वो जो व्यवस्था यही थी कि वो गांव जो है एक तरह से अपनी हर प्रकार की व्यवस्था, सभी व्यवस्था, उनको प्रशासनिक व्यवस्था भी कुछ चलाते थे, न्याय की व्यवस्था भी चलाते थे, सुरक्षा की व्यवस्था चलाते थे, सामाजिक व्यवस्था चलाते थे और आध्यात्मिक व्यवस्था भी अपना वो गांव वाले खुद चलाते। ये हमारी प्राचीन व्यवस्था थी। आपको यह आश्चर्य जान के होगा कि ये व्यवस्था बहुत दिन तक चलती रही, यहाँ तक कि मुगलों के जमाने में चलती रही। लेकिन जब
अंग्रेज आए, उन्होंने समझा कि ये जो ग्रामीण गणतंत्र की व्यवस्था इतनी मजबूत व्यवस्था है कि ये जब तक रहेगी तब तक भारत को हम अपने अधीन नहीं कर पाएंगे पूरी तरफ से, क्योंकि जब गांव तंत्र है तो वो हर गांव हमसे लड़ेगा, तो हम कहाँ उनको अपने अधीन कर पाएंगे। तब उन्होंने इस व्यवस्था को एकदम खंडित कर दिया और उसके जगह पर उन्होंने व्यवस्था बनाई कि हर गांव में जमींदारों की नियुक्ति कर दी। अब जो जमींदार नियुक्त हो गए तो उस जमाने के जमींदार भी है, कुछ अनपढ़ थे, कुछ गंवार थे, कुछ थे। इसी तरह उन्होंने गांव में व्यवस्था चलाई और उसका गांव का पूरा शोषण शुरू कर दिया। ये जो ग्रामीण जनता था वो पूरा का पूरा नष्ट हो। पूरी आजादी की लड़ाई के दौरान गांधी जी का जो सबसे बड़ा तंत्र था, सबसे बड़ी शक्ति जो उनकी बनी, उनका यही शक्ति ये बनी कि गांव के लोगों को, जो गांधी जी को आप देखेंगे बड़े आकर्षित गांव के लोग हुए, क्योंकि बहुत सारे बैरिस्टर थे, पटेल भी बैरिस्टर थे, नेहरू भी बैरिस्टर थे, सुभाष चंद्र बोस भी बहुत पढ़े लिखे थे और भी सभी नेता बहुत पढ़े लिखे थे। लेकिन उनके तरफ जनता का आकर्षण नहीं हुआ कि हम गांव में स्वराज की भावना स्थापित करेंगे और गांव को पुनः वो चीजें गांव को हम वापस करेंगे जो कि ग्रामीण लोग अपनी व्यवस्था को चलाएं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक सारी व्यवस्था गाँव वाले, सुरक्षा वाला, पुलिस वगैरह सब अपना न्याय व्यवस्था सब वही चलाए। उसीलिए गांधी जी कहते थे कि हम तो ग्राम पंचायत जो होगा, ग्राम पंचायत की नाम नहीं करते थे, वो गांव स्वराज की बात करते। अब वो गांव स्वराज उनका, गांधी जी ने जो भारत का पहला संविधान बनाया, अब गांधी जी ने अपना भी संविधान बनाया था, उस ड्राफ्ट में लिखा था कि गांव से ही लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होगा, गांव से ही प्रधानमंत्री और गांव के लोग ही उनको ही प्रतिनिधि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। लेकिन वो संविधान में भारत के जिस आजाद उम्मीदवार गांधी, उसमें जब संविधान का निर्माण हुआ तो उसमें नहीं थे। तो ये बार बार ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली संवैधानिक सभा में बात उठी, लेकिन उसका ये परिणाम ये हुआ कि इन लोगों को सहमति नहीं थी, क्योंकि ये सारे ज्यादा लोग जो इंग्लैंड से पढ़ के आए थे, जितने बैरिस्टर, बहुत सारे लोग ज्यादा, जो आप पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में आप देखेंगे तो उसमें 75% लोग वही थे जो विदेशों से पढ़ के आए थे, उनको कोई अवधारणा ही नहीं थी गाँव की। जैसे यहाँ भी है, हम लोग जज साहब के सामने बहस करते हैं और जो जज साहब गाँव में नहीं रहे हैं, मैं चीफ जस्टिस जो चंद्रचूड़ साहब इन्हीं के सामने, असीम चंद्रचूड़ के सामने से बहस किया अपने चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने गाँव समाज के बारे में, गाँव सभा का एक ऐसे मैटर था, बहस करा था, उनको कुछ भी इल्म नहीं था गाँव समाज। इसी तरह गाँव मैं भोसले साहब के सामने बहस किया, क्योंकि कुछ भी इल्म नहीं था, एक एक चीज समझाना पड़ता था गाँव समाज। लेकिन तमाम जितने आज लगता है हम लोग जो गाँव से आए, हम लोग हर चीज एक एक चीज पता है। उसी तरह संविधान सभा में जो वो समझ में आ रहा थे, न पटेल समझ रहे थे, न अम्बेडकर समझ रहे थे, न नेहरू समझ रहे थे, किसी को समझ नहीं आता। तीनों ने कहा ठीक है, इसमें हम डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में गाँव सभा को डाल देते हैं, आने वाली पीढ़ियां जब समझदार होंगी तो इसको आगे रखेंगे। 1992 में 73वां संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायत की व्यवस्था संविधान में डाली। 92 में कितना साल लगे, जो गांधी जी का सपना था, जो हमारे सारे लोग का सपना, जब 92 में व्यवस्था, वो व्यवस्था ही कि संविधान के 243 जिसके अनुच्छेद का जिक्र मैं कर रहा हूं, उसी के अनुच्छेद के में सारी बातें ग्राम पंचायत के बारे में छीन दी गई। और यही मैं बताना चाहता हूं कि जो व्यवस्था उसमें दी गई है वो बिल्कुल एक गांव के सरकार की व्यवस्था। यही बात, एक छोटी सी बात हम आपको इतने ही समझाना चाहते हैं। आपको समझाने का मतलब मैं ये करना चाहता हूँ कि आपका ध्यान उधर आकर्षित करना। समझाना मैं नहीं चाहता हूँ कि आप ये समझ, आपका ध्यान आकर्षित करना। ध्यान आकर्षित करने का मेरा मतलब है, अगर आप देखिए प्रदेश सरकार में क्या है, प्रदेश सरकार में एक विधानसभा है। विधानसभा क्या करती है, मुख्यमंत्री को चुनती है। मुख्यमंत्री क्या करते हैं, अपना मंत्रिमंडल चुनते हैं और सरकार चलती है। यही केंद्र में है। प्रधानमंत्री, लोकसभा है, लोकसभा क्या करते हैं, लोकसभा अपना प्रधानमंत्री चुनती है और प्रधानमंत्री अपना मंत्रिमंडल। गांव की पंचायत की वैसी व्यवस्था, वो नाम भले गांव पंचायत दिया है, लेकिन है उसके बिल्कुल इसी के पहले, उस बल्कि इससे बेहतर व्यवस्था। वो क्या है,
कि गांव सभा पहला है। गांव जैसे इनका विधानसभा लोकसभा होते हैं, और वहां के गांव सभा में सारे लोग गांव के जो भी वोटर्स हैं जिनकी आयु 18 साल है, वो सभी गांव सभा के सदस्य हैं। वहां रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, लोकसभा में और विधानसभा में चुने हुए प्रतिनिधि बनाते हैं, वहां सभी के सभी सदस्य। अब ये देखिए सारा इतना बड़ा आपका एक लोक विधान गांव सभा है, वो एक सभा बन गई और उसको कानून बनाने का पावर उसी तरफ है जैसे कि आपको विधानसभा को और लोकसभा को। उसके बाद देखिए वही लोग मुख्यमंत्री चुनते हैं गांव सभा के लिए, गांव का मंत्री मुख्यमंत्री प्रधान से, तो ग्राम प्रधान चुनते हैं, मतलब जैसे मुख्यमंत्री गांव का, और मंत्री भी गांव में वहां का प्रधानमंत्री नहीं अपने लिए नियुक्त करते हैं, वो भी नियुक्त करते हैं, गांव ही चुनती है। अब देखिए वहां की कितनी बड़ी व्यवस्था, वहां का गांव का मुख्यमंत्री चुना जाता सीधे जनता द्वारा, वहां का मंत्री भी सीधे जनता द्वारा चुना जाता है, जबकि राज्य की सरकार में न प्रधान जब मुख्यमंत्री सीधे चुना जाता है न मंत्री चुना, मंत्री तो नॉमिनी है, और जिसको चाहे उसको मुख्यमंत्री एक दिन में काम पकड़ के बाहर कर देंगे, वहां के मंत्री को बाहर नहीं करते। ये पूरी व्यवस्था देखिए जो संरचना है गांव की पंचायत की है कि नहीं, वैसे ही जैसे राज्य सरकार की है और केंद्र सरकार की है। अब ये तो संरचना मैंने बताया। अब आप पावर्स को देखिए, पावर्स है जैसे कि संविधान में आप सभी जानते हैं कि 2 राज्य की सूची है, एक 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची में 97 विभाग केंद्र को है, राज्य को है 68 विभाग। उसी तरह गांव पंचायत में अलग अनुसूची दी गई है, 11वीं अनुसूची, आप लोग कभी उसके संदर्भ में देख लीजिएगा। 11वीं अनुसूची में 29 विभाग दिया गया है कि ये ग्राम पंचायतें अपने लिए कानून बनाएंगे। 29 विभाग, अब 29 विभाग हो गए तो अधिकार भी हो गया। अब ये हुआ ग्राम पंचायतों में चुनाव ऐसा ना हो मनमानी राज्य सरकार करे, उनके लिए भी हो गया कि 5 साल में एक बार चुनाव होगा, 5 साल से अधिक किसी हालत में गांव की आप नहीं टाल सकते, वो भी होगा। अब वित्तीय व्यवस्था सोचे गांव को पैसा कहां से आएगा, तमाम लोगों के मन में है कि देगी तो सरकार पैसा, तो गांव चल रहा है, चलेगी कैसे? नहीं, फाइनेंस कमीशन ने, जैसे केंद्र के लिए फाइनेंस कमीशन राज्य सरकार और केंद्र सरकार को पैसा देने के लिए, उसी तरह गांव के पंचायत को पैसा देने के लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन भी हो गया, स्टेट फाइनेंस कमीशन भी हो गया जो किसको पैसा देगा। तो सारी व्यवस्था है उसके लिए जैसे कि राज्य सरकार। इसीलिए मैं कहता हूं ये ग्राम पंचायत नहीं है सब तो बन जाए, ये वास्तव में संविधान निर्माताओं ने इसको गांव सरकार का अधिकार और स्वरूप प्रदान किया। अब दिक्कत कहां हो गई, अब बस वो दिक्कत करके मैं अपनी बात आपको समाप्त करूं और बाकी छोड़ देता हूं कि आप अपना विचार करें। दिक्कत कहां हुई, दिक्कत ये हुई कि जब ये संविधान की 73वां संशोधन 1992 में तैयार हो रहा था, इसके पहले जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने इसको तैयार करवाया था, लेकिन राजीव गांधी बिल्कुल जिस तरह से मैं बता रहा हूं उसी तरह तैयार कराया था, लेकिन उस कानून को लोगों ने राज्यसभा से नहीं पास किया, और राज्यसभा से इसलिए नहीं पास किया कि अगर ऐसा हो जाए और गांव स्वतंत्र हो जाए तो फिर नेताओं को अफसरों को पूछेगा कौन, क्योंकि नेताओं और अफसरों का चरागाह खाने कमाने की जगह सबसे ज्यादा वही। क्यों, इसका कारण क्या है, गांव में आपकी 70% आबादी चलती है, भारत के 1 अरब लोग गाँव में, और गांव के नाम पर बजट का करीब करीब 70% गांव के नाम पर, गांव को नहीं मिलता है, 70% जाता है। अब नेताओं को पैसा भी चाहिए, अफसरों को लूट भी चाहिए, और तो कोई जगह है नहीं लूटने का, तो वो तो करेंगे नहीं। उन्होंने क्या किया, कहा कि नहीं हम इसको पास नहीं करेंगे, आप राज्यों ग्राम पंचायतों को इतना अधिकार आप नहीं देंगे। तो संविधान में सिर्फ एक शब्द डाल दिया गया कि गांव 243 जी, इसको भी ध्यान रखिएगा, मैं चाहता कभी आप उसको उल्लेख करके
243 जी में यह व्यवस्था कर दी गई कि राज्य सरकार इन ऐसे गवर्नमेंट बनाएगी कानून से, राज्य सरकार विल क्रिएट एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ये तो लिखा कि इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट बनाएगी, लेकिन ये कहा कि अपने उसमें चाहे तो वो इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में देकर फंक्शन, इसके लिए कानून बना। अब इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट को एक जगह कहते हैं कि आप इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट बनाएंगे, ऑन द अदर हैंड उन्होंने क्या किया कि दे हैव मेड द इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, लिखा भी है सारे अधिकार जो संविधान में उनको, उनके विभाग का अधिकार है वो भी दे दिया, इलेक्शन कमीशन भी बना दिया, फाइनेंस कमीशन भी बना दिया, सारा कुछ दे दिया। लेकिन लिखा कि अपने पंचायती राज अधिनियम के धारा 15 में ये लिखा कि ये जितने अधिकार गांव पंचायतों को दिए जा रहे हैं वो राज्य सरकार के निर्देशों के अधीन हो। अब बताइए, जब राज्य सरकार के निर्देशों के अधीन होंगे तो वो सेल्फ गवर्नमेंट हुई। और तब से उस कानून के होते हुए भी उस पंचायती राज अधिनियम को कारण वो गांव पंचायतें राज्य सरकार के विभाग के रूप में काम करती और गुलामी के स्तर पर पहुंचे। तो मैं तो कहता हूं कि भारत आजाद हो गया, लेकिन गुलाम आज भी भारत, गांव गुलाम है। और जैसे वकीलों ने देश को आजाद कराया, उसी तरह मेरी विनती है सभी लोगों से कि आप भी गांव को गुलामी से मुक्त कराइए। और गुलामी से मुक्त कराने के दायित्व इसलिए है कि हम सारे लोगों गांव से आएंगे, और 1 अरब लोग गांव में रहते हैं। बहुत बड़ी संख्या को इन नेताओं ने, अफसरों ने गुलाम बना रखा। गांव की कितना हीन स्थिति गांव की है उसके बारे में आपने विचार नहीं किया। एक पंचायत सेक्रेटरी जो गांव का 84 स्तर तक का अधिकारी है, क्लास 4 पंचायत, वो इस पूरे सेल्फ गवर्नमेंट को ऊपर वो उसको अनुशासित करता है। सेल्फ गवर्नमेंट, वो सेल्फ गवर्नमेंट है और उसका हेड कौन है? कहने को प्रधान जी है, कागज, लेकिन कोई भी प्रधान जी किसी बिना ऊपर के शासन के आदेश के कोई काम नहीं करता। अब एक उदाहरण देके आप सोचिए किस तरह से गांव पंचायतें बर्बाद कर दिया इन्होंने। 1 अरब लोगों को किस तरह से गुलामी का और किस तरह से वर्ष उठा और उसके नाम पर कितनी लूट कर रहा है, सारा पैसा लूट कर रहा है। आप गांव पंचायत में सफाई कर्मचारी है, एक सफाई कर्मचारी है, उसको तनख्वाह मिलती है 40,000, वो उसकी नियुक्ति होती है राज्य सरकार करती है। यहाँ से जो इनका पंचायती सचिवालय है, डायरेक्टर है, फलाना, वो नियुक्ति करेगा। अब 40,000 आदमी भी, बात है एक आदमी पूरे गांव के सफाई कर सकता है? तब जब नहीं कर सकता है तो आपने क्यों उसको नियुक्त किया? इसके जगह पर अगर गांव सरकार रहती, जिसमें उसका अधिकार है, 29 विभाग में उसको सफाई का अधिकार है, स्वच्छता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, कृषि का अधिकार है, पशुपालन का अधिकार है, सारे 29 विभागों में उसका अधिकार है। वो सफाई करती, क्या करता गांव? हर वार्ड से 5-10 हजार में, हर वार्ड, किसी वार्ड में कहीं 10, गांव में 10 वार्ड है, कहीं 12, 11 है, कहीं 13 है, कहीं 15, मैक्सिमम 15। उन वार्डों में एक आदमी 5-5 हजार, गांव में 15 सफाई कर्मचारी, उसी तनख्वाह में 40,000 देते हैं। उसी 40,000 में वो 10 से 15 वार्ड को सफाई करा सकते हैं और गांव एकदम हर वार्ड में दिखते हैं। दिक्कत यह है कि ये जो समस्या है, अब दूसरी दिक्कत क्या है? बहुत सारे बातें, उदाहरण मैंने एक उदाहरण, दिक्कत कठिनाई क्या आ रही है कि जो समस्या जिसके है वो इसी को समझते नहीं। गांव वाले बेचारे क्या जाने, वो समझते हैं कि भाग्य है, कुछ नहीं मिलता तो अपनी तकदीर है, भाग्य इसी में जीवन कट जाएगा। समस्या उनकी है, उनकी समझते नहीं हो। और जो आप हम समझते हैं उनके लिए हमारे गांव से कोई मतलब नहीं। ये कैसे टूटे? आज आपके सामने मेरा आने का सिर्फ एक ही मकसद था। हमें ये नहीं मकसद था कि मेरी बात अभी एक ही बात पूरे हिंदुस्तान जान जाएगा, और मैं बहुत दिनों से प्रयास कर रहा हूं और अच्छा आसान से समझेंगे नहीं। जब हम आजादी के बाद 15 मंगल पांडे ने 1857 में उन्होंने आजादी की बात कही तो उनको समझाते समझाते देश को
1947 तक भी नहीं समझ में आया लोगों को। बहुत लोगों को 47 बहुत लोगों को देश आजाद हो उसके बाद भी नहीं समझ में आया। अभी भी कहते हैं कि तो अच्छा यार अभी तो अंग्रेजी सरकार आती थी, अभी भी सर आजाद बहुत लोग हाँ नहीं समझ आता है। तो हमारी बात में 1 अरब लोगों को आजादी दिलाना चाहता हूं, और जिनसे आजादी दिलाना है वो हमारी बात क्यों समझेंगे, उनसे कोई मतलब नहीं है। और जिनको आजादी पानी वो बेचारे समझ नहीं पाते। कैसे इस दुविधा को कैसे ब्रेक करें। अभी जैसे बात हो गई यार, सभी ये पूछे मनोज जी से क्या यार था, अरे यार कुछ गांव सरकार का था, कुछ कह रहे पानी का यार, वो पानी का कुछ था, अपना चलाते रहते कुछ चलाते रहते अपना। अब ये ठीक है, अभी कम से कम कहेंगे, पहली बात तो अभी तो इससे पहले कभी कहे भी नहीं कि पानी गांव सरकार चलाते हैं। जब मनोज आज के बाद तो कहेंगे यार वो पानी कुछ चलाते हैं गांव सरकार का कुछ, हाँ अच्छा देखा जाए बैठे तो चलाते हैं गांव सरकार। चलिए हम वहां से आइस को ब्रेक तो किया मैंने, जो आइस में दबा था अब चलाते वाले में आ गए। अब जब चलाते वाले में आ जाएंगे तो फिर चलने लगेंगे, और जब चलने लगेंगे तो एक दिन आएगा कि दौड़ने भी लगेंगे। और एक बात नहीं, और एक आखिरी बात है साहब, एक बात जाने, इस देश के 1 अरब लोगों को आप गुलाम बनाकर नहीं रख, जब तक है जिसके लिए वो समझ जाए। मैं जितना समझा पाऊंगा, अगर इसमें से एक भी कोई समझ जाएगा तो मेरा काम हो गया, क्योंकि उसको आगे बढ़ाएगा। एक भी कोई समझेगा तो आगे। ये प्रक्रिया मैंने कहा 100 साल में आजादी की बात है, आजादी नहीं सकता, ये तो इतना बड़ा आजादी मैं दे रहा हूं, और उसमें तो आबादी 36 करोड़ थी, इसमें तो 1 अरब हो गई। गांव के 6 लाख गांव, 6 लाख। भारत उत्तर प्रदेश में 60,000 ग्राम पंचायतें, सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश। मैं ये समझा रहा हूं, इसके लिए मैं लगातार यूट्यूब पर गांव सरकार के बारे में चैनल निकाल के लगातार 3 सालों से बोलो, 70 घंटे बोल चुका हूं। और सारे राज्यों के बारे में मैंने गोवा, डायमंड ड्यू, छोटे छोटे सभी 23-24 जो राज्य हैं और 2-7-8 यूनियन टेरिटरी, सब जगह गांव पंचायत के स्टेटस संविधान के नाते फैलता है। लेकिन उसके बाद भी कोरोना में जब गांव वालों को हुआ मास्क लगाने का, तो गांव में ये हुआ कि भाई मास्क कैसे मिलेगा गांव में, गांव पंचायत में तो कोई बजट ही नहीं है। कोरोना बीत गया तब गांव सरकार के, तब सरकार का निर्देश गया, शासन दी कि भाई आप लोग मास्क खरीद सकते हैं। कोरोना बीतने के बाद ये ऐसे हमारी उन्हीं का पैसा, और उसको हुक्म चलाने वाले कौन? जनता। उन सबसे ज्यादा पैसा वहीं जाता है। कुछ मतलब सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में 27% उनका कंट्रीब्यूशन है आपकी इकोनॉमी का, खाली एग्रीकल्चर सेक्टर। और आज जो बड़ा जगह जो मुफ्त में बांट रहे हैं, आपने किसके मुंह से बांट रहे हैं? जो मुफ्त में राशन बांट रहा है, कभी सोचा आपने कितने खून पसीने का? और वो आदमी अपने हॉस्पिटल में, उसके पास एक सुई लगाने वाला पेशेंट गांव में दापने वाला कोई नहीं है। गांव में एक आदमी को कोई शुगर का टेस्ट करने वाला नहीं है। और हम 70% 75% अमृत महोत्सव बनाकर गौरव फील करते हैं। देखिए, क्योंकि आप लोग गुस्से, तो मुझे जब मैं ये बात कहता हूं तो मुझे, मैं तो गुस्से से जमना जाता, पता नहीं आपको गुस्सा कब आएगा। अब तिवारी से बड़े शांत दबाव में जल्दी गुस्सा नहीं आता है, लेकिन मनोज को तो आता रहता है। तो इसके लिए कहूं कि भाई गांव सरकार के लिए जरा गुस्सा करो, और एक बार अगर गांव सरकार के लिए गुस्सा आएगा, अगर वकीलों ने इसको थोड़ा सा भी ध्यान दे दिया, थोड़ा अपने जीवन का जो 100 साल वकील, एक वकील के मान लीजिए 100 साल जिएंगे, वकील साहब लोग ज्यादा जीते हैं, जज लोग भी ज्यादा जीते हैं। उसका रीजन है, इसको बुरा मत मानिएगा, इसलिए जीते हैं कि हमेशा दिमाग से काम करते रहते हैं, और जो दिमाग चलाता है उसका जीवन लंबा होता है। अगर थोड़ा तो 100 साल की जिंदगी में कुछ घंटे भी एक बार दे दिया ना, तो आप 1 अरब लोगों की आवाज बनेंगे। और 1 अरब की आवाज का बनने का मतलब
कि आपने जीवन में सारी चीजें उपलब्ध कर लिया। इन शब्दों के साथ एक बार पुनः मैं त्रिपाठी जी और मनोज जी को भाई बहुत हृदय धन्यवाद दूं कि कम से कम गांव सरकार जैसे नीरस विषय पे इन्होंने सुनने को टाइम दिया। अगर थोड़ी भी सरसता आई होगी तो इसको आगे बढ़ेगी। दूसरी बात है, मैंने बहुत सारी किताबें भी लिखता रहा इनका, और बहुत सारी पर्चे लिख के लिख दिया। इस संघर्षों की बहुत लंबी कहानी है, बहुत सारे मित्र हमारे जानते हैं कि बहुत बार संघर्ष हुए। इस न्यायालय में कंटेम्प्ट भी मेरे खिलाफ हुए। मैंने लिखा है इसलिए कह रहा हूँ खाली कि उसमें मैंने दिया कि हम त्याग पत्र दिया तो मुझे त्याग पत्र स्वीकार करके मुझे बर्खास्त कर दिया। और जानते हैं मुझे बर्खास्त करके 5 दंड मिले। मैंने कह रहा हूँ इसलिए कि बस खत्म कर रहा हूँ। 5 दंड मिले हमको। पहला, मैंने केवल हेनरी चीफ जस्टिस थे, उनके अमर्यादित आचरण के खिलाफ जो मैं गवर्नर का सलाह था बयान देते, सिर्फ बयान, कुछ और किया नहीं। तो मुझे कहा गया कि आपने बयान क्यों दिया? तो फिर उस बयान देने पर, और मैंने बयान देने के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट की एप्लीकेशन दी। हमने कहा ठीक है बयान दिया, हम जा रहे हैं, जो होगा भुगतेंगे। उस वॉलंटरी रिटायरमेंट के उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर मुझे सर्विस से डिसमिस किया, नंबर 1। उसके बाद मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट चला, उसमें मेरी सजा किया 2 सजा। तीसरी सजा जब हाई कोर्ट में वकालत करने लगा, तो भाई जानते हैं सीनियर काउंसिल के लिए कमेटी ने रिकमेंड किया कि इनको सीनियर एडवोकेट बनाया जाए। कहा नहीं, इनके खिलाफ कंटेम्प्ट, इनको सीनियर एडवोकेट बनाया। चौथा काम, जब मैंने चैम्बर के लिए डिमांड की, कहा आपके खिलाफ कंटेम्प्ट है, आपको चैम्बर नहीं देंगे। 4 दंड। 5वां दंड ये है कि और भी 2 ऐसे दंड दिया कि जब आएगा भाई इनके पास कंटेम्प्ट है। कंटेम्प्ट कब है? 98 का, वो भी जब मैं जज था, गवर्नर का सलाहकार था, ऑल इंडिया जज एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था, सब था। तो उस कंटेम्प्ट को मुझे वकालत से क्या लेना था? भाई मैं वकालत कर रहा हूँ, मुझे अच्छा मैं कोर्ट में बहस कर सकता हूँ, आपकी गोष्ठी में यहाँ बाहर में बात कर सकता हूँ, लेकिन चैम्बर में नहीं कर सकता। ये है हमारे देश, किसी जज की और किसी व्यवस्था के बारे में। ऐसी व्यवस्था में अगर हम गांव सरकार वालों कह दिला जाए, हम अपने अधिकार के लिए लड़ नहीं पा रहे हैं, ऐसी व्यवस्था में गांव सरकार वालों को कहूं कि ये एमपी, ये एमएलए और एमपी और मिनिस्टर और या प्रमुख सचिव और सचिव जो कि सब एक तरह से लुटेरे हैं और व्यवस्था में चला पैरासाइट है, जो उस पैरासाइट हैं बन गए हैं, उनसे गांव वालों का अधिकार छीन लेना। और वो भी हम तो थोड़ा बहुत कोट पैंट पहन सकते हैं, तो आप पैसा भी कमा सकते हैं, वो बेचारे तो भूखे नंगे लोग, वो अपना अधिकार कैसे छीनेंगे? उन अधिकारों के लिए आप संबल बनिए। इसी शब्दों के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो बात बताई और बार एसोसिएशन के सदस्यों ने सुना बहुत ध्यान से, और आपने कहा अगर एक भी आदमी आपकी बात से सहमत हो या आत्मसात कर ले तो आपको प्रसन्नता होगी। मेरा मानना है कि सभागार में उपस्थित सभी सदस्य इस बात पे जोर देंगे कि गांव सरकार जो संविधान का अनुच्छेद 243 है उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। रही बात शासन ने क्या किया, सरकार ने क्या किया, चीफ जस्टिस ने क्या किया, कंटेम्प्ट चलाया, आपके लिए वो स्थान बहुत छोटा था। आप अधिवक्ता हित के लिए, समाज के लिए बनाए गए थे और आपका स्थान यहाँ है। आप हमेशा आदरणीय थे, हैं और रहेंगे। रही बात कि गांव सरकार के बारे में, क्योंकि मैं भी गांव से आता हूं, आपकी बात को जोड़ते हुए मैं 2 चीज कहना चाहूंगा कि अगर ग्राम प्रधान, यहाँ पे हमारे कई अधिवक्ता साथी बैठे हैं जो ग्रामीण अंचल से आते हैं, प्रधान जी ने अगर कोई छोटा सा भी काम किया तो बिना सेक्रेटरी को कुछ दिए वो अप्रूव्ड नहीं होता, ये सब जानते हैं। मैं कहना ये चाहता हूं, आपने सही बात कही कि चिराग तले अंधेरा होता है, चिराग तले यूं अंधेरा होता है कि हम सबकी लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन जब
न कहीं अधिवक्ता समाज अग्रणी भूमिका में रहता है। लेकिन हम लोग अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो गांव सरकार अगर जो संविधान ने संवैधानिक अधिकार दिया है अनुच्छेद 243 में, तो उसका पूरा पूरा इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन बड़े लोग अपने लिए तो बना लेते हैं। सर ने बताया कि पार्लियामेंट में अगर प्रधानमंत्री जी चुने गए तो कैसे कानून बनाना है, कैसे मंत्री बनाने हैं, वो अपने तय करते हैं या राज्य सरकार करती है। तो गांव सरकार में भी ऐसा होना चाहिए। उससे हमारे गांव का विकास होगा, हम सबका विकास होगा, और अगर समाज का विकास होगा, गांव का विकास होगा, सर्वांगीण विकास होगा, तो तभी हम सब भी खुश रहेंगे और हम लोग ज्यादा दिनों तक अपने कार्य को करेंगे। हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो और ज्यादा इससे लाभान्वित